हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप मंडे के लिए प्लान कर सकते हैं, क्या सेटअप दिख रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए मंडे के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे फ्राइडे को क्या हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम 100 पॉइंट निफ्टी में ऊपर थे और बैंक निफ्टी में फ्लैट क्लोज हुए हैं, जबकि बीच में हमने एक बहुत अच्छी रैली दी थी मॉर्निंग में। तो आरबीआई पॉलिसी में जो हेडलाइन में दिखाया गया न्यूज चैनल्स में ज्यादातर आप देखेंगे तो वहां पे दिखाया है नो चेंज नो चेंज, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं था। जो एक्सेस लिक्विडिटी थी, जो बॉन्ड बाइंग थी, आरबीआई भी कर रहा था, उसको इन्होंने वापस लेने का फैसला लिया है। इसीलिए आपने देखा कि मार्केट एक जोश में ऊपर तो चला गया, क्योंकि हेडलाइन में कुछ दिखाया नहीं गया। यही मैं कह रहा हूँ ना कि न्यूज चैनल आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं दिखाएंगे तो आपको कुछ नहीं पता। लेकिन एक्सेस लिक्विडिटी निकालने का फैसला उन्होंने ऑलरेडी कर दिया और पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये आपको ध्यान देना है कि अब आरबीआई भी एक्सेस लिक्विडिटी निकालने के पक्ष में है। रेट हाइक जो है वो एक टूल है जो यूज कर सकती है आगे आने वाले समय में, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे जो मेजर्स थे उन्होंने वापस लेने का फैसला किया है। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आरबीआई की पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी ऊपर बंद हुआ है, लेकिन उस ऊपर बंद होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? उसका रीजन था रिलायंस और इन्फोसिस। ये दो शेयर अकेले 90 पॉइंट इसको उठा रखे थे। आप देख सकते हैं ऑलरेडी 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर है, मतलब ये दोनों मिला के 100 पॉइंट उठा रखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ दो स्टॉक, तो मेजर कंट्रीब्यूशन दो शेयर से आया है, बाकी थोड़ी बहुत मैनेज कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको लगेगा कि यार हाँ, मार्केट ऊपर था लेकिन ज्यादा कंट्रीब्यूटर नहीं थे। तो ये एक चीज आपको ध्यान देनी है। दूसरी चीज है कि इन्फोसिस और टीसीएस जो है, तो यूएस के जो एडीआर में जहां पे ट्रेड होता है, तो उसमें इन्फोसिस 3.5% डाउन बंद हुआ है और टीसीएस का रिजल्ट आया है जो कि थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन से बिलो है। और ऑलरेडी इनकी वैल्यूएशन इतनी हाई है, प्रीमियम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं आईटी स्टॉक्स, तो कोई भी छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट जो है वो इसको स्टॉक को गिरा सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को आप देखेंगे कि आईटी स्टॉक्स पुल कर सकते हैं नीचे की तरफ। रिलायंस क्या करेगा थोड़ा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आप मंडे को देख सकते हैं। एक ये क्लियर थीम निकल के आ रहा है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्राइडे को, तो बैंक्स ऑलरेडी कमजोर हैं। बैंक कमजोर होने के रीजंस भी हमारे पास पूरे हैं। एक तो पहली चीज है कि आरबीआई अब नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि रेट हाइक भी हो सकता है। तीसरी चीज है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उसके कारण जो यील्ड्स हैं इंडिया की 10 ईयर वो भी बढ़ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे क्रूड ऑयल देखेंगे तो लास्ट टाइम इतना हाई गया था अप्रैल के टाइम पे, ऑलमोस्ट जब सेकेंड वेव चालू हुई थी, तो उस टाइम पे पैनिक बना था, तो अचानक से बहुत ऊपर गया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन उसके बाद भी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन और जो क्रूड ऑयल है ना, उसके चक्कर में आप देखेंगे कि जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है, रुपी कमजोर हो रहा है। तो करंटली 75 रुपीज पे जब आपका 75 रुपी पर डॉलर आपका चल रहा हो करेंसी, और उसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइस जो है वो आपका मल्टी ईयर हाई पे चल रहा हो, तो हमारे लिए ये सबसे महंगा कॉम्बिनेशन है क्रूड परचेस करने का। और जब हम कह रहे हैं ओपन अप थीम चल रही है, तो ओपन अप मतलब हमारी जो डिमांड है फ्यूल की वो नॉर्मल हो गई है, तो हमको तेल बहुत महंगे दाम में खरीदना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा अभी, और इसके कारण ही सरकार के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत टाइट हो जाएंगे। आप देखेंगे सरकार मतलब कितना भी प्रेशर हो कम नहीं कर पा रही, कम मजबूरी है, क्योंकि तेल से ही सबसे ज्यादा कमाई हो रही है इस समय। तो ये आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा कंज्यूमर पे ये पूरा पास ऑन होगा, और वो एक नेगेटिव होता है इकोनॉमी के लिए। आप कंज्यूमर को राहत दोगे तभी कंज्यूमर खर्च करेगा, और कंज्यूमर जो भी रिलेटेड सेक्टर्स हैं वहां पे आप देखेंगे पेन, क्योंकि कंज्यूमर का ज्यादा पैसा जो है आपका इन्फ्लेशन के कारण सकिन हो रहा है चीजों में। तो वो चीज यहाँ पे आपको दिख रही है। अब इसके अलावा देखेंगे कि एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल। तो ग्लोबल मार्केट्स काफी शेकी हैं। एक बाउंस अभी आया था, उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बना है फ्राइडे को। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि यूएस में 10 ईयर यील्ड है, जो वहां की बॉन्ड यील्ड से, जो इन्फ्लेशन के कारण, देखिए महंगाई हर जगह पूरे वर्ल्ड की इस समय प्रॉब्लम है, हॉट टॉपिक है, आपको बताया नहीं जाता, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं आप यूएस की जो 10 ईयर यील्ड है वो हाईएस्ट लेवल पे है। कितने, मतलब आप देख सकते हैं 2000, ये हो गया 2021-16, तो मतलब आपका देख सकते हैं 16 जून के बाद ये सबसे हाई लेवल पे है। और अगर इसी तरीके से बढ़ी तो आप देखेंगे कि जो टेक स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा पिटाई होती है और टेक स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं। फ्राइडे को भी टेक स्टॉक्स में फॉल आया है यूएस में भी, और हमारे यहाँ भी आईटी में हो सकता है कि आपको मंडे को असर उसका दिखे। तो डॉलर आपका जो है स्ट्रांग हो रहा है, रुपी कमजोर हो रहा है, तेल महंगा हो रहा है। ये सभी चीजें नॉर्मली इंडिया की यील्ड में प्रेशर डालती हैं, और इंडिया की यील्ड से आपके इंडिया के बैंकिंग स्टॉक में नॉर्मली इंपैक्ट पड़ता है। तो आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और ये इस हफ्ते, क्योंकि स्ट्रक्चर भी बैंकिंग स्टॉक का थोड़ा कमजोर है, तो मुझे लगता है बैंकिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान
ध्यान देना चाहिए। बैंक आपके वीक रह सकते हैं अगले हफ्ते, और आपका आईटी भी वीक हो सकता है मंडे को एटलीस्ट, क्योंकि रिजल्ट्स खराब है। अब उसके अलावा नैस्डैक का यहाँ पे चार्ट देखूंगा, टेक्निकल देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे नैस्डैक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है 14,400। अगर ये जो कैंडल बनना चालू हुआ है, अगर यील्ड इसी तरीके से भागती रही तो हम देखेंगे कि दोबारा से ये नीचे की तरफ जाके इस एरिया तक आ सकता है। तो 14,000 के लेवल आपको यहाँ पे दिख सकते हैं। करंट लेवल से ऑलमोस्ट 4 से 5%, 4 to 5% का फॉल नैस्डैक में आपको दिख सकता है अगर यूएस की 10 ईयर यील्ड बहुत तेजी से गई। अब इसका असर हमारे यहाँ क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि जो इंडिया में स्टॉक्स अभी बहुत तेजी से भाग रहे थे, तो उनपे हमारी नजर होनी चाहिए। तो रिलायंस ने मार्केट को संभाला है फ्राइडे को। तो रिलायंस आप अगर यहाँ पे चार्ट्स में देखेंगे तो रिलायंस ही एकलौता खींच रहा है ऊपर की तरफ, और ये मेरे हिसाब से एक इसमें करेक्शन भी दे सकता है। वो करेक्शन आपका 2490 तक हो सकता है। लास्ट टाइम हमने जो करेक्शन दिया था, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, यहां तक तो नहीं आया था, लेकिन एक डिसेंट डिप मिला था। तो मुझे लगता है अगला जो डिसेंट डिप आपको मिलेगा वो करीब करीब इस एरिया तक मिलेगा। अगर आपका कोई डिप भी आता है तो 2520 के आसपास, तो यहाँ तक डिप मिले, यहाँ के बाद फिर आपको एक अपसाइड दिख सकता है। तो रिलायंस में एक डिप आ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इसका बहुत ही मेजर रीजन है। अगर ऑयल के कारण आप रिलायंस को खींच रहे हो तो फिर ऑयल के कारण बाकी सेक्टरों में प्रॉब्लम होनी चाहिए, जैसे एशियन पेंट्स। लेकिन एशियन पेंट्स में भी आपको लगता है कि कुछ हुआ है, नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है अगले हफ्ते अगर ऑयल प्राइस हाई रहते हैं, 83 बहुत हाई लेवल है, करंटली हम $83 के पास हैं। अगर 85 क्रॉस कर गया तो आप समझ लीजिए कि हालत खराब हो जाएगी 2-3 दिन में मार्केट की। और मुझे लगता है देर सवेर आपको ये लेवल दिखते हुए एशियन पेंट्स में दिख सकते हैं आपको। 2960 इमीडिएटली नहीं आएगा, पहला सपोर्ट जो है 3160 है, और एक बार ये एरिया टूटा तो उसके बाद फिर आपको अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो 2950 के आसपास ही मिलेगा। तो एशियन पेंट्स आपका एक स्टॉक हो सकता है सेल साइड के लिए, जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं। रिलायंस जो है बाय द डिप है, डिप का लेवल मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब एचडीएफसी एक स्टॉक है जिसकी बात मैं करूंगा, तो ये स्टॉक भी मुझे लगता है करेक्शन देने वाला है। अभी हम करंटली इंपॉर्टेंट नेकलाइन पे हैं, इस एरिया को अगर ये ब्रेक कर लेता है नीचे की तरफ तो आपको एक डाउनवर्ड मूव मिलेगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से हम इस एरिया 2790 के ऊपर निकलते हैं तो आपको एक दोबारा से नया हाई बनाते हुए दिख जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे एचडीएफसी में है। अब हम एचडीएफसी बैंक की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक एक इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है 1590 के आसपास। अगर इस एरिया को तोड़ता है तो हम एक थोड़ा सा इसको डिप देख सकते हैं करीब 1560 के आसपास तक। तो 1590 पे आपका सपोर्ट है, अगर ये टूटता है तो आपको 25-30 रुपीज का डिप मिल सकता है। अब इसके अलावा कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो फार्मा सेक्टर कंसोलिडेशन में फिलहाल चल रहा है, लेकिन कोई इतनी निगेटिविटी नहीं है। सन फार्मा एक अकेला बड़ा ड्राइवर बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे और चल सकता है। उसके अलावा अगर आप आईटी में देखेंगे तो आईटी में मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मोस्टली डबल टॉप फॉर्मेशन हो सकता है। आपकी जो आरएसआई है फिलहाल इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोर ऑफ एक शॉर्ट कवरिंग या फिर आप कह लो कि एक रिलीफ बाउंस था। और अगर यहाँ से हम वापस से गिव अप करते हैं तो वापस से आपका जो लेवल है 35,300, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट का फॉल आपको आईटी में देखने को मिल सकता है। तो अगर आईटी नीचे पुल करेगा, बैंक नीचे पुल करेगा, तो निफ्टी भी एक करेक्शन दे सकता है, क्योंकि जो आईटी के रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, क्योंकि स्टॉक प्राइस बहुत हाई है, सीधी सी बात है। स्टॉक प्राइस अगर आप बोलते हो कि क्यों ऊपर है, क्योंकि हाँ उम्मीद है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर उम्मीद से कम रिजल्ट आ रहे हैं तो पनिशमेंट तो मिलेगी, राइट। तो वो चीज अगर आप देखें तो आपका जो लेवल है करीब 1000 पॉइंट नीचे सपोर्ट आता है आईटी में। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी करंटली एक बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ के बाद भी अगर हम इसका देखेंगे डिटेल में चार्ट, तो जो ये कैंडल बने हैं दो, ये बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे जो रेड कैंडल है, ये मैंने उस दिन भी बात की थी कि ये बहुत ही खतरनाक स्ट्रॉन्ग एंगल्फ करके ये बनाया है। और इसके बाद जो ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, ये मोर ऑफ कहते हैं ना कि बायर का एक एक्साइटमेंट है, और उस बायर के एक्साइटमेंट को एंड ऑफ डे में हाई लेवल पे सेलिंग करके खत्म कर दिया गया। तो आप देखेंगे दोनों में अपर विक लोअर विक दोनों है, लेकिन अपर विक भी है। इतने बाउंस के बाद आप हायर एरिया में अगर जा रहे हो तो आपको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपका फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर हम 17,850 के ऊपर ही सरवाइव करते हैं और हम ग्रीन कैंडल यहां बनाने लगते हैं, मान लो नीचे ओपनिंग हो और आप एक बाउंस दे दो, कम से कम 100 पॉइंट का अगर बाउंस होता है यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के बाद, वो एक ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो मुझे करंटली लगता है कि जैसे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बने आवरली में 4 घंटे में ऐसा बन जाए तो वो ज्यादा एक कॉन्फिडेंस देगा, ना कि इस तरीके के कैंडल जो इनडिसाइसिव है। तो अभी फिलहाल 850 का लेवल है, अगर 850 के नीचे हम वापस आते हैं तो हम इस रेंज में फंस जाएंगे, और इस रेंज का लोअर एरिया आपको पता है 500 के आसपास है। फिर हम करेक्शन इस तरफ, क्योंकि ऑयल प्राइसेस कितना बड़ा शॉक हमको दे सकते हैं सडनली हमको नहीं पता। और जो निफ्टी का भी स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आरएसआई में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अगर डेली में आप देखेंगे, हम एक टाइम पे 83 एरिया में थे, फिर हमने 77 बनाया, लेकिन हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हाई पे पहुंच चुके हैं, लेकिन आरएसआई आपका बिल्कुल मरा पड़ा हुआ है।
हुआ है 65-66। तो जब तक 70 के ऊपर नहीं जाएगा मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी स्ट्रेंथ मार्केट और प्राइस दोनों दिखा रहे हैं। तो ये आपको एक ध्यान देना है कि मार्केट उठा तो है लेकिन ताकत नहीं है उसमें उतनी, और ये ताकत जो है जब तक उसको नहीं मिलेगी तब तक ये अगली रैली आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, दोबारा रिटेस्ट हो सकता है, डबल टॉप कहाँ नहीं बनता, राइट? तो वो रिटेस्ट हो रहा है मोस्ट प्रॉब्ली, जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो बैंक निफ्टी करंटली आप थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा, लेकिन आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे अपर शेडोज, अपर विक्स बड़े सॉलिड बन रहे हैं, रेड कैंडल लगातार बन रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम लगा के मैं देख रहा हूं। और आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो भी यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है वो आपको ये दिखा रहा है कि यार यहाँ पे काफी मतलब एक कंफ्यूजन है लोगों में, और दोनों अपना मतलब दम दिखाने में लगे हुए हैं, बुल बियर दोनों दम दिखाने में लगे हुए हैं। लास्ट 3 दिन से बुल ने मार्केट को हाई लेवल पे क्लोज कर नहीं करा पाया, तो ये दिखा रहा है कि हाई लेवल पे ले जाते तो हैं लेकिन वहां से सेलिंग आ जा रही है। तो इस तरीके का पैटर्न जो होता है मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट बुकिंग आगे और बड़ी हो सकती है अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटे। सिंपल सी चीज ये है। कौन से लेवल हमें वॉच करने चाहिए, मेरा कहना है 37,600 के नीचे अगर हम गए, 500-600 के नीचे गए, गैप डाउन हो गया, कुछ हो गया, तो हमको फिर एक यहाँ पे करेक्शन दिख सकता है। क्योंकि अगर हम आरएसआई में भी देखें तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बाउंस तो हमने दे दिया, लेकिन आप देखिए पहली बार जब हम ऊपर गए तो 67 के आसपास था आरएसआई, अब दोबारा हम ऊपर पहुंच गए, ऑलमोस्ट हाई के पास पहुंच गए, लेकिन आरएसआई 58 पे है। और दोबारा अटेम्प्ट, इतने सारे अटेम्प्ट जब फेल होने लगे और मोमेंट जो प्राइस में है स्ट्रेंथ ना दिखे, तो आप समझ लीजिए कि प्राइस कमजोर है और ये जो बाउंस है इसको लाया जा रहा है किसी तरीके से जस्ट टू मैनिपुलेट। मैंने ये बात कही भी थी कि बाउंस को ला के हाई लेवल पे एग्जिट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? छोटे लोग नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग कर रहे हैं। आपने एफआईआई का डेटा देखा तो एफआईआई लगातार बेच रहे हैं, और फ्राइडे को एफआईआई डीआई दोनों ने बेचा। तो खरीदा किसने? रिटेलर ने, क्योंकि टीवी में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, सब कुछ। ऑयल तो चर्चा नहीं हो रही है, कोई भी महंगाई की चर्चा नहीं हो रही है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्या महंगाई इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है? 100%। आरबीआई को बैठाया इसलिए गया है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, लेकिन आरबीआई ग्रोथ करके, अगर स्टॉक मार्केट ग्रोथ अगर उनके लिए ग्रोथ है तो फिर बड़ा मुश्किल काम है। और सीधी सी बात है, अगर स्टॉक मार्केट ग्रोथ ज्यादा हो गई है और आप बोल रहे हो रियल मार्केट जो रियल इकोनॉमी की ग्रोथ है वो बहुत पीछे है, तो दोनों में मैचअप होना चाहिए, दो कोई तो कॉम्बिनेशन फिट बैठाना पड़ेगा, राइट? तो ये एक करंटली मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, और ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है 600-620 का। अगर ये टूटता है बैंक निफ्टी में तो फिर आपका जो अगला सपोर्ट आएगा आपका करीब 500-600 पॉइंट, कम से कम 36,900 के आसपास आता है। तो ये लाइन पहले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 36,500 पे इसने सपोर्ट दिया था। दूसरा सपोर्ट आपको दिया था इस एरिया पे 36,900, क्योंकि इस एरिया पे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार हाई बनाया था, उसी ने सपोर्ट का काम किया। अब जो अगला लेवल है मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली ट्रेंड लाइन जो नीचे से आ रही है यहाँ पे हो सकता है, तो 36,900 एक बार और टेस्ट कर जाए और अच्छे से होल्ड कर जाए तो अगली रैली के लिए कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे इसको तोड़ दिया इसने, क्योंकि तीसरी बार हम यहाँ पे आ रहे हैं, 2 बार पहले भी आ चुके हैं, एक बार तो ब्रीच कर चुके हैं, दूसरी बार बच गए, तीसरी बार हमको बचना 100% जरूरी है, तो ही कंफर्मेशन आएगा अपसाइड का। अगर वो टूट गया और आप दोबारा से 36,600 की तरफ चले गए तो फिर आप समझ लीजिए कि ट्रेंड रिवर्सल है। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में, छोटा टाइम फ्रेम नहीं है, तो यहाँ पे आपको चीजों को सीरियसली लेना पड़ेगा, और जो भी चीजें होंगी वो कम से कम हफ्ते 2 हफ्ते के लिए होंगी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात है। वॉलेटिलिटी थोड़ी कमजोर हुई है और 15.6 चल रही है, तो 15.6 के कारण आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रीमियम से काफी डिके हो रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो रहे हैं। लेकिन वॉलेटिलिटी ऊपर जाने के पहले डिप मारती है, और हर बार डिप मार के जब ऊपर जाती है और कोई भी बड़ा, अगर एक बार आपको बड़ा 10 से 12%, 10-12% का अगर आपको विक्स में बाउंस दिखे जिस भी दिन, तो समझ लेना मार्केट कुछ सीरियस चीज फैक्टर इन कर रहा है। क्योंकि ऑयल, करेंसी, ये बहुत बड़े फैक्टर हैं, पूरे मार्केट को यही चलाते हैं, और उन दोनों फैक्टर के दम पे भी मार्केट में विक्स राइज हो सकता है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको बताना था कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो हमारा एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम है, उसमें नवरात्रि में हमने बहुत अच्छे ऑफर लाए हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में हमने लिंक दिया हुआ है अपने ऐप का, आप ऐप को इंस्टॉल करिए। वहां पे हम अपना व्यूज भी देते रहते हैं, जो भी हमको लगता है फ्री में देते रहते हैं, और वहां पे आपको हमारे जो भी लर्निंग कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। हमारा कोर्स है, आप उसको स्टार्ट करिए, प्रॉपरली सीखिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग पिछले 1 साल में जो आए हैं जिनको लगता है कि यार उन्हें सब आता है, लेकिन मार्केट, कहते हैं ना कि जब बुल मार्केट होता है तो सबको सब कुछ पता है, लेकिन जब एक बार झटका मारता है तो सब भूल जाते हैं कि क्या पता था। तो इसीलिए आपको जानना जरूरी हो कि मार्केट के फेजेस आएंगे, मार्केट ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, 10 साल बाद तो ऊपर ही जाएगा सब कहते हैं, और होगा भी ऐसे ही। लेकिन उसके बीच का जो जर्नी है वो मुश्किल होगा अगर आप नहीं समझेंगे मार्केट को। ये समझने के लिए सीखना जरूरी है। तो एसटीएल सुपर ट्रेडर प्रोग्राम आप एक्सप्लोर करिए, सीखिए, समझिए। 25% फ्लैट डिस्काउंट है अगले कुछ दिनों के लिए, तो जरूर इसको एक्सप्लोर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य है, उसको भी ज्वाइन करके रखिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सर्च करके कर दीजिए, लिंक कई बार काम नहीं करता है। वीडियो अच्छा लगा, अगर ओआई में भी देखेंगे तो ओआई में भी सेम चीज है आपका। अगर आप करंटली देखें तो 38,000 पे बहुत हाई है कॉल ओआई,
ठीक है। उसके बाद जो सपोर्ट आ रहा है 37,500 पे आ रहा है, जो सपोर्ट आपको ठीक ठाक है, बहुत बड़ा नहीं है। जो आपको थोड़ा मेजर सपोर्ट दिखेगा वो 37,000 पे दिखेगा। तो सपोर्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस जो 38,000 पे है वो काफी स्ट्रांग है। तो ये दिखाता है कि ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, नीचे जाना एक बार आसान होगा जब आप 37,200 300 एरिया को ब्रीच कर जाओगे, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे नीचे की तैयारी किसी ने भी की नहीं है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का अभी भी ओआई स्ट्रांग है, क्योंकि सपोर्ट साइड में आप देखेंगे पुट ओआई आपका 17,800 17,700 में तो काफी बड़ा है। तो ये दो एरिया जब तक 700 रीच नहीं करता तब तक आप नीचे के फ्लो बहुत स्मूथ नहीं देखेंगे। तो निफ्टी अभी भी डेटा स्ट्रांग है। अब ये डेटा है, कल अचानक से सबकी पोजीशन बदल जाए तो डेटा भी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को बहुत बड़ा मूव दिखाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कोई बड़ा मूव आए, विक्स बढ़ता हुआ दिखे तो समझ लेना लोगों ने अपनी पोजीशन पलट दी है। राइट नाउ इमीडिएटली 18,000 पे बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जो है मुझे नहीं लगता ब्रीच होता हुआ दिख रहा है इमीडिएटली। और आपका 800 एरिया टूटा तो फिर आपका 600 तक भी एक दोबारा से डिप आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आपका वाई बेस्ड है। अब वॉच करिएगा, आपका विक्स वॉच करिएगा, यूएसडी आईएनआर वॉच करिएगा। ऑयल का प्राइस 83 चल रहा है, 85 के ऊपर निकले वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगा। अगर 80 के नीचे आ गया तो मार्केट वहां से थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएगा। तो 80 के नीचे रिलीफ है, जब तक 80 के ऊपर है तब तक प्रॉब्लम नहीं गई है हमारे लिए। 75 के ऊपर बहुत पैनिक है। आई डोंट नो मार्केट क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे, मे बी लोगों को बताया नहीं जा रहा, क्योंकि 70% जो लोग हैं इस समय एक्टिव ट्रेडर हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली पिछले 1-1.5 साल में आए हैं, और 1-1.5 साल वालों को जो टीवी वाले बोलते हैं उनको वही पता है, उनके लिए वही सच है। लेकिन मार्केट को आप समझिए कि एफआईआई सेल कर रहे हैं, और एफआईआई की छोटी पोजीशन नहीं होती है, अच्छे खासे खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ। और अगर आपको लगता है कि ये मार्केट जो उठा था इसका बेस कहां बना था, इसका बेस बना था नवंबर 2020 में, जब यूएस के इलेक्शन हुए, और उसके बाद एफआईआई का इनफ्लो कम से कम 1-1.5 महीने में 1.5 लाख करोड़ का हुआ था। वो 1.5 लाख करोड़ जो आए थे वो अभी तक के 1.5-2 महीने के सबसे फास्टेस्ट इनफ्लो है, और वो जो इनफ्लो आया था अभी भी मेंटेन है, और उसको इन्होंने बुक करना चालू किया है पिछले 2-3 महीने में। इसीलिए मैं बोलता हूं कि उनके बेस पे हम ऊपर नाच गाना कर रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन बेस किसने बनाया था ये आपको देखना है। नवंबर का चार्ट आप जाके देख लीजिए, असली जो ये पूरा जो मैन्युफैक्चर हुआ था ये पूरा का पूरा अपसाइड ये नवंबर में चालू हुआ था। और इसको जो सेकेंड बूस्ट मिला था, वो कहते हैं ना फ्लैश इन द पैन, तवे में डाल दो तो छन छन आता है, वो आपका बजट में हुआ था, लेकिन फिर वो गिव अप कर दिया था बैंक निफ्टी में। फिर हम दोबारा ऊपर आए हैं, तो ये दिखाता है कि दोबारा हम ऊपर आए हैं तो अपने बेस पे आए हैं, लेकिन अपने बेस पे आए हैं और उसमें हमारे लोकल इश्यूज में अगर ऑयल और ये करेंसी का इशू होगा तो मार्केट रिएक्ट करेगा। तो बस यही चीज कहनी थी। बाकी आपका बिलीव, आप जिसको जो फॉलो करना है, जैसा आपका बिलीव है वैसा ट्रेड करिए, अपना प्लान बना के ट्रेड करिए। मेरा कहना है रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड अपसाइड में कम है, हर बाउंस पे बड़े लोग निकल रहे हैं तो आप क्यों नहीं। बस यही बोलना था। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।